हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सॉल्यूशन ऑफ योर इम्प्रूवमेंट पेपर। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। दिस इज जस्ट टू शो यू कि कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने थे। एंड अगर आपने आंसर जो भी आया है आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो यहाँ से कि क्या आपका आंसर सही है या गलत। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट सेक्शन ए। पहले सेक्शन ए करेंगे एंड सेक्शन बी एंड सेक्शन सी का जो वीडियो होगा वो इंडिविजुअली निकालेंगे। तो पहले सेक्शन ए पे फोकस करते हैं विच कंप्राइजेस ऑफ 65 मार्क्स। आपके लिए ऑप्शंस थे। मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपने ये वाला पार्ट किया है ये नहीं किया तब भी आना चाहिए। सो पहला क्वेश्चन देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इन्होंने बोला है इफ cos of tan inverse x plus cot inverse root 3 is equals to 0 then the value of x is। ऐसे क्वेश्चन सिंपली बाई ट्रांसपोज करके हो सकते हैं। तो जो इधर cos था उधर भेज दो। तो tan inverse x plus cot inverse root 3 is equals to cos inverse 0। अब cos inverse 0 0 पे ही आता है, सॉरी cos inverse 0 आपका 90 डिग्री पे आता है। यू कैन राइट पाई बाई 2 एंड ये cot inverse 3 है तो यहाँ पे माइनस करके cot inverse 3 ले आओ, कॉन्स्टेंट रूट 3, और ये आपके tan इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x। आपका tan इनवर्स x ही होता है यानी tan इनवर्स ऑफ रूट 3 ही होगा। दैट मीन्स x इज डायरेक्टली इक्वल टू रूट 3। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप सोच सकते थे अगर ये पाई बाई 2 होगा तभी वो जीरो बनाएगा। देयरफॉर दिस इज द आंसर। तो आंसर विल बी रूट 3। x की वैल्यू यहाँ से रूट 3 आएगी। x इक्वल्स टू रूट 3। ठीक है, आगे देखो। Next question, second part of the question one. If matrix this is symmetric matrix, भाई symmetric matrix की आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि जो भी आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स दी है यहाँ पे 2 है, x माइनस 15 है, 6x है और 4 है, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर होता है। दिस इज इक्वल्स टू 2 6x x माइनस 15 एंड 4। तो ट्रांसपोज के बराबर मैट्रिक्स होती है तो किसी को भी इक्वल कर लो। मैं कहता हूँ x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x, और यू कैन से भाई इसको इधर ले जाओगे तो माइनस 15 इज इक्वल टू 5x, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 3। तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर थे। इसमें भी तो कुछ सोचना ही था, ऑप्शन डी मार्क करके आगे बढ़ना था। अब देखो एमसीक्यू है, सॉल्व करना आसान होता है। इन्होंने बोला कंटिन्यूअस है 5 पे रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, तो सिर्फ आपको यहाँ पे 5 रखना था और यहाँ पे 5 रखना था, और इसमें कुछ भी मेहनत ज़्यादा थी ही नहीं आपके लिए। तो x की जगह पे 5 रखोगे तो आपको मिलेगा a इंटू 5 माइनस 1 इक्वल्स टू b इंटू 5 प्लस 7। तो इसको इधर भेज दोगे तो आपको ये मिलेगा 5a माइनस 5b इज इक्वल टू 8, और a माइनस b इज इक्वल टू 8/5। तो ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क करना था, आगे बढ़ना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो एक स्क्वायर शीट इस तरीके से है आपके पास, इसकी जो साइड है इसको हम एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो इन्होंने बोला है भाई जो डी एस बाई डी टी है इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर पर मिनट है। ठीक है, if the side of the square sheet is 5 सेंटीमीटर लॉन्ग at what rate the area increases। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो साइड स्क्वायर होता है, एस स्क्वायर होता है। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एस डी एस बाई डी टी। तो आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, आपको कैलकुलेशन खाली करनी है। यानी डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 इंटू इनिशियल वैल्यू 5 थी और नई जो वो डी एस बाई डी टी है वो 4 है, तो 2 इंटू 5 10 40। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा मेहनत थी नहीं। अच्छा, द रिलेशन इज डिफाइंड इन द सेट ऑफ नंबर्स सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो मतलब ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ नंबर्स लेके सोच सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ भाई 1 1, क्या ये इक्वलिस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बेसिकली आपको बस ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक देखना था। आप सिमेट्रिक के लिए चेक कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव के लिए और ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, तो देख लेते हैं। आप इसीलिए आपको पहले करना, आपको यहाँ पे वर्किंग दिखाने की कोई जरूरत थी नहीं। तो मैं रिफ्लेक्ट जैसे करते हैं ऐसे करो भाई, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अभी मेरे को पता है कि अगर आपका ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, जो रिलेशन उसमें बिलोंग कर रहा है, तो एंड सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो मुझे मालूम है अगर मैंने लिखा है 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी ट्रू रहता है, तो दिस बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक क्या होगी, सिमेट्रिक ये नहीं होगी। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगी, तो जैसे आप बोलते हो भाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और सिमेट्रिक के लिए भाई 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, जो नहीं है, तो देयरफॉर इट्स नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव है तो वो भी देख लेते हो भाई, 4 3 से बड़ा है
और 3 2 से बड़ा है, तो डेफिनेटली 4 2 से बड़ा है, तो ये ट्रांजिटिव तो है। तो इट इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल्स टू 3 वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दिस, ये पैरेलल लाइन के। तो देखो, जो भी लाइन आपको कभी भी यहाँ गिवन होगी, y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5, ये लाइन है, यानी जो इसका स्लोप आएगा वो 4 आएगा, इसका जो स्लोप आएगा 4 आएगा, यानी यहां से भी जो स्लोप आना चाहिए वो 4 आएगा, तभी वो पैरेलल होगी। तो इस लाइन को मेरे को डिफरेंशिएट करना है, इस कर्व को मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे यहाँ मिलेगा 2x प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और अब यहाँ से dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू थी वो 4 थी, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू थी 4 थी, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं कह सकता हूँ x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -12/2 और -6। तो x जब -6 आएगा, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, x -6 आएगा, इसको रखोगे तो आपको मिलेगा देखो 36 प्लस 3y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से 3y आ गया -33 और y इक्वल्स टू -11, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो, इतनी जल्दी जल्दी कर सकते थे। अब यहाँ पे देखो, कई बच्चों ने यहाँ पे गलत किया है, बहुत ज्यादा गलती करी है कि भाई 1/5 मार्क किया है, बट इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 होगा। इसमें तो आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है तो उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी 5 ही होगा, लेकिन अगर उसके इनवर्स की बात करेंगे डिटर्मिनेंट की, तो ये आपका 1/5 होता है, लेकिन इनवर्स नहीं, आपसे ट्रांसपोज पूछा था, तो आंसर 5 ही होगा। ठीक है, देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन दी है, तो पहले टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो पहले फाइंड आउट dx बाई डी टी, ये आ जाएगा आपका 2t। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या निकालना था, dy बाई डी टी निकालना था। dy बाई डी टी आपने निकाला तो 3 का टी स्क्वायर आ जाएगा। टू फाइंड dy बाई डी एक्स, यू जस्ट नीड टू डिवाइड dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड करना था। इसको आपने डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 3t² डिवाइडेड बाई 2t। तो एक t कट जाएगा, 3t/2 बचेगा, तो 3t/2 इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, इजी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब इन्होंने बोला है कौन से इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग के लिए आपको एफ डैश एक्स निकाल लेने का है, ये आ जाएगा आपका 10x माइनस 24। ठीक है, 10x माइनस 24 आएगा। यू नीड टू फैक्टराइज दिस ऑब्वियसली, जिसमें x का कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए। तो जब आप फैक्टराइज करोगे आपको मिलेगा 10 कॉमन लेके x माइनस 24 बाई यानी कि 12/5, 12/5 ये मिलेगा। तो आप जब वेवी कर्व बनाते हो, ये आपका टर्निंग पॉइंट होता है, जो आएगा 12/5। इस साइड पॉजिटिव होगा, इस साइड नेगेटिव। हमसे इंक्रीजिंग पूछा है, तो इंक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं हुई है। जब इंक्रीजिंग की बात हुई गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, एंड दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो 12/5 को भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग में क्या होता है, इंक्रीजिंग में होता है आपका एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये गलती कई बच्चों ने करी है, प्लीज लुक इन इट। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, कि भाई जब भी -a से a कोई भी एफ एक्स डी एक्स रहता है, -a से एफ एक्स डी एक्स रहता है, इसके दो पॉसिबल आउटकम होते हैं। 0 आता है, इसका आंसर क्या आता है, 0, इफ जो तुम्हारा एफ एक्स है वो ऑड फंक्शन है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। और ये आता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर ये एफ एक्स इवन होता है। अब आप खुद यहाँ पे देख के बता सकते हो कि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, राइट। ऑड इवन कैसे करते हैं, आप माइनस साइन इसके अंदर रखोगे, इसके अंदर आप माइनस साइन रख के देखो, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ओवरऑल आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। ओवरऑल नेगेटिव मतलब क्या होता है, ये एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का आंसर डायरेक्टली क्या होता है, 0, तो उसको इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। और एक नंबर में आपको इंटीग्रेशन करने को नहीं बोलेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ देखो, सिंपल वाला कर लेंगे यार, इतना बड़ा तो नहीं देंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करने को बोला गया। 11th पार्ट देखो, आसान वाला क्वेश्चन देंगे इंटीग्रेट करने को। तो यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले ओपन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर -1/x² एंड सॉरी +1/x² -2, तो इसका ओपन करके ये आ रहा है एंड dx। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो भाई, x3/3, और ये जो +2 है ऊपर देखो, इसको इंटीग्रेशन करोगे x-2 का, तो यहाँ पे आएगा -(x⁻1) डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, मतलब वो माइनस प्लस था, यहाँ माइनस लगा रहा हूँ, एंड माइनस का 2x, ये आपका प्लस सी मत भूलना, ये आपका आंसर आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन था, ये आया है तो बहुत बढ़िया है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है 12th पार्ट में, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं, चलो।
देखो y वाले टर्म एक तरफ, x वाले टर्म एक तरफ, तो dy दिया है, इसके साथ हम 1 + y को ले आएंगे और इधर डी 1 + x था, इसके साथ हम dx को भेज देंगे। अब दोनों साइड बस इंटीग्रेट करना था। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ मिलेगा log ऑफ 1 + y और इक्वल्स टू x + x² / 2 प्लस। तो डायरेक्टली देखो सॉल्व हो गई, एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, आपको क्या रखना था सिर्फ देखो, अगर ये आपका आई दिया है, क्वेश्चन नंबर इसका 13th पार्ट है, ये आपको आई दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a करना है √x/√x प्लस a-x, ठीक है, ये वाली वैल्यू दी है और ऊपर dx भी ऑब्वियसली। प्रॉपर्टी क्या होती है, हम x को a-x से रिप्लेस करते हैं, तो आई अगर ये है तो आई ये भी होगा कि 0 से a का इंटीग्रल रूट में a-x डिवाइडेड बाय रूट में a-x, और यहाँ पे भी ना रूट x की जगह पे a-x लिखोगे तो x कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ √x बचेगा dx। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाता है, तो यहाँ से जो आपकी 2i की वैल्यू आती है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a ऑफ 1 dx। ऊपर नीचे सब कट जाता है, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और इस केस में क्योंकि a है तो आपको डायरेक्टली a यहाँ पे मिलेगा, और क्योंकि a/2 आंसर हो जाएगा, तो आंसर विल बी a/2, तो जो भी वैल्यू होगी उसका हाफ हो जाएगा इस तरह की इंटीग्रल। ठीक है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका 14th पार्ट देखो। 14th पार्ट में बोला है टू कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ड्रॉन आइदर ब्लैक और एसेस। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड इज बेसिकली 26/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस इज नथिंग बट 4/52। अभी मैं नंबर नहीं काट रहा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड एस, जो ब्लैक भी हो एंड साथ ही साथ एस भी हो, इसका जो इंटरसेक्शन वाला तुम बोलते हो वो चीज। ऐसे कितने ब्लैक और एस होते हैं, सिर्फ 2/2। ठीक है, तो या तो ब्लैक निकले या तो एस निकले, हमें यूनियन निकालना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक यूनियन एस था, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, बी ब्लैक इंटरसेक्शन एस। तो हमारे पास देखो सारी वैल्यूज हैं, जस्ट प्लग इट इन, 26/52 प्लस 4/52 माइनस 2/52, ये आपको आ जाएगा 28/52। सॉल्व आउट करोगे तो 14/26 और 7/13। ठीक है, 7/13, कैलकुलेशन देख लेना, बाकी तरीका एकदम सेम है। तो ये वाला तो आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th वाला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स एंड 1 - sin²x। तो 15th पार्ट इसका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 - sin²x को हम लिख सकते हैं cos²x dx। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, आपका एक कॉट एक्स आ जाएगा और एक आ जाएगा सेक एक्स, कॉट एक्स एंड सेक एक्स dx। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप ले सकते हो भाई, cos एक्स एंड सेक एक्स का जो होता है इंटीग्रेशन, आप ऐसे समझो कि कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है d/dx ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। ठीक है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये आता है कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे तो कॉट एक्स और सेक एक्स दिया, तो ये तो नहीं बनेगा, तो इसको तो हम आउट करते हैं, देखते हैं कुछ और तरीका है इसमें। ओके, अच्छा कॉट² एक्स दिया था, आई कैन इंटीग्रेशन ऑफ, हमें मिल पता है साइन एक्स अपॉन 1 - sin²x का dx। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तो कर नहीं सकते, बट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका कॉट एक्स और सेक एक्स मिलेगा, तो उससे भी कर सकते हो, बाकी डिवीजन करने का कोई मतलब नहीं है। सही है ना क्वेश्चन, या sin²x, हाँ क्वेश्चन सही, डायरेक्टली कर सकते हो यार इसको, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी। देखो साइन एक्स 1 - sin²x लिखा है, तो इसको आई कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन cos²x dx। ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स होता है, मैंने कॉट एक्स लिख दिया था, और यहाँ पे आ जाएगा सेक एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो सेक एक्स प्लस सेक एक्स प्लस, डायरेक्ट आंसर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला भी है, आप इसको यूज कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 1 सॉल्व करना था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2।
अरे 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे आपको 1 1 ऑन टू प्रूव करना था और ये प्रूव करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो नॉट वेरी डिफिकल्ट, पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, राइट से। सो एक ए सेट है R-5, बी सेट है R-1, इसे डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। प्रूफ करना है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 के लिए क्या करते हैं, देखो फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 के लिए हम क्या करते थे कि हम ये लेते थे कि भाई लेट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, ये हम सपोज करते थे। इसको सपोज करने के बाद हमें ये मिलता है कि x1 माइनस थ्री डिवाइडेड बाई x1 माइनस फाइव इज इक्वल्स टू x2 माइनस थ्री डिवाइडेड बाई x2 माइनस फाइव, करेक्ट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 माइनस थ्री इंटू x2 माइनस फाइव मिलेगा, इधर आपको मिलेगा x2 माइनस थ्री एंड x1 माइनस फाइव मिलेगा। मल्टीप्लाई करो x1 x2 माइनस फाइव ऑफ x1 माइनस थ्री ऑफ x2 एंड प्लस में 15। ये एग्जैक्टली क्लासरूम का क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी इसको कर चुके थे। x1 x2 यहाँ पे भी माइनस थ्री टाइम्स ऑफ x1 माइनस फाइव टाइम्स ऑफ x2 एंड प्लस में 15। तो दोनों साइड से नंबर और ये वेट वैल्यू कट जाएगी। x1 को इधर भेजोगे तो माइनस का 2x1 आ जाएगा और x2 को इधर भेजोगे तो ये माइनस का 2x2 आ जाएगा। दोनों से माइनस टू कैंसिल, यहाँ से हमें मिल रहा है x1 इक्वल्स टू x2। तो x1 इक्वल्स टू x2 का मतलब क्या है कि जो आपका fx है, therefore fx इज 1 1। fx आपका 1 1 फंक्शन है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना होता है कि जो रेंज होती है वो कोडोमेन के बराबर हो। तो y इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ x, सॉरी, y इज इक्वल्स टू x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई x माइनस फाइव। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई माइनस फाइव वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री आ जाएगा। इधर से x इधर ले आओ, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू फाइव वाई माइनस थ्री आ जाएगा। x कॉमन ले लोगे, y माइनस वन इक्वल्स टू फाइव वाई माइनस थ्री। तो x इक्वल्स टू फाइव वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाई y माइनस वन आ जाएगा। देयरफॉर जो y की वैल्यू, जो y का डोमेन आएगा वो रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट फॉर वन, ठीक है। रियल नंबर बस वन नहीं रख सकते। और इन्होंने जो को डोमेन भी दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है, राइट। को डोमेन भी यही दिया हुआ है। ऑल्सो b इज इक्वल टू रियल माइनस वन, राइट। तो सिंस रेंज is equal to codomain, we can say we can say fx is on, ठीक है। रेंज कोडोमेन के बराबर होती है तो fx क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। तो ये तो पहला पार्ट था, इसका आराम से सॉल्व किया जा सकता था। नेक्स्ट पार्ट में यह शो दैट द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें वही करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसका बी पार्ट देखो, ठीक है। तो ये है कि ए और बी ऐसे रिलेटेड है। ए इज रिलेटेड टू बी एज उसका मॉडुलस इज इक्वल टू इसका मॉडुलस, ठीक है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, देख लेते हैं। दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ये मैं प्रूव करना ना इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव आपको दिखाना है इसको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या होगा कि भाई आपका जो ये वैल्यूज इक्वल है ना। तो ए और ए भी तो इक्वल होगी, राइट। यानी ए डायरेक्टली रिलेटेड टू बी है। तो ए कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव, है ना। जो आपकी रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव। दोनों जो है हमें आर में बिलोंग करेंगे तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिंस देखो, क्योंकि ये वैल्यू जो इनमें रिलेशन है वो वैल्यूज बराबर है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्यों, दोनों इक्वल वैल्यूज हैं, इक्वल तो आएंगे ना, पॉजिटिव वैल्यू है, इक्वल तो आएंगे। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी आपका आर को बिलोंग कर रहा है, बी और सी आपका आर को बिलोंग कर रहा है, देन ए सी विल ऑल्सो बिलोंग टू आर, विच इज ट्रू, है ना, विच इज ट्रू। क्यों भाई, क्योंकि अगर देखो आपका ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर नहीं होगा, ऑब्वियसली मॉड लगा हुआ है, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, सिंपल। ये तो और आसान बल्कि बना देता है क्वेश्चन। तो ये भी आपस में बराबर है, तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, तो इसीलिए ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिना एक्सपैंड किए हमें डिटरमिनेंट को सॉल्व करना था, तो ये बड़ा आसान सा है, एक प्रॉपर्टी यूज करना और कुछ नहीं। देखो ये दिया आपको एक्स वाई एंड सी,
ये दिया ए बी एंड सी। अब ये मैं अलग अलग कर सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज एक्स वाई एंड सी। मेरे को जेड प्लस सी लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको अलग एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्स लिखा है, वाई लिखा है, सी लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, बी लिखा है और सी लिखा है। करेक्ट, ए बी एंड सी है। एंड इसमें से मैं, मेरे को अब एक्स वाई जेड का यूज करना पड़ेगा, सो आई कैन यूज एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो ये जो वैल्यू होगी, ये वाला डिटर्मिनेंट तो जीरो, ये वाला जो आपका डिटर्मिनेंट है, दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो। ओके, ये जीरो हो गया क्योंकि ये वाला जो कॉलम है वो इस कॉलम के आइडेंटिकल है, तो ये तो जीरो होगा। अब इस वाले में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से कि ओके, हम लोग करेंगे कॉलम वन इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम वन माइनस कॉलम टू। कॉलम वन को कॉलम टू से आप रिप्लेस कर रहे हो, क्योंकि जेड था, सी होता तो भाई बहुत आसान होता, लेकिन जेड उन्होंने डाल दिया तो कुछ तो डिफरेंस आएगा। ये तो जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका सी माइनस जेड आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ए बी एंड सी एंड दिस इज एक्स वाई एंड जी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक है, एक्स वाई एंड जी। अब यहाँ पे एक्सपैंड कर सकते हो इसके अलोंग, अलोंग ऑफ सी। दिस नॉट वेरी लेंथी क्वेश्चन, आप इसके बाद कर सकते थे। बस प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या यूज हो रही है, ये जीरो हो रहा था, दैट वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बस आपको करना था। ओके, कुछ भी करो, कैसे भी करो, आपका आंसर यही इसी तरीके से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, आपको पी की वैल्यू बतानी है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि अगर आपने ए यूनियन बी लिखा हुआ है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और जो इनका इंटरसेक्शन होता है वो एक्चुअल में, जो इनका इंटरसेक्शन होता है वो एक्चुअल मल्टीप्लाई होता है, तो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई हो गया। ये वैल्यू आपको 0.6 दी थी, ये वैल्यू आपको 0.4 दी है, ये वैल्यू आपको पी दी है, और माइनस में आपको 0.4 पी दिया है। ठीक है, ये वैल्यू है। सो इसको तो इधर भेज दोगे, आपको 0.2 मिल जाएगा, और पी में से ये माइनस करोगे, आपको 0.6 पी मिल जाएगा। तो पी की जो वैल्यू आएगी वो 2/6 आ जाएगी और 1/3 आ जाएगी, दैट इज द। ठीक है, तो पी इज 1/3, ये आपका आंसर होगा। देख सकते हो, नॉट वेरी वेरी नॉट, एकदम डिफिकल्ट नहीं है यार। इसका फिफ्थ का पहला पार्ट देखो। अब साइन को मैं इधर डायरेक्टली भेजता हूं, तो ये मिलेगा मेरे को, देखो साइन इनवर्स ऑफ 2/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1। ठीक, ये वैल्यू मिलेगी π/2। इस π/2 में साइन को इधर ले आते हैं, माइनस साइन इनवर्स 2/5, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स ऑफ 2/5, यानी एक्स आ गया 2/5। स्ट्रेट फॉरवर्ड, दो लाइन का क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते थे। करेक्ट, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो वो हमने चेंज करके लिख दिया। ऐसी सेकेंड पार्ट इससे ज्यादा आसान है। सेकेंड पार्ट में देखो आपको लिखा है कॉस ऑफ π/6 प्लस, अब कॉट इनवर्स -√3, इसको जरा कोने में देखो, कॉट इनवर्स ऑफ -√3 मिला है। तो जब भी नेगेटिव साइन कॉट कॉस या सेक के साथ होगा, तो आपको यहाँ पे पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3 करना था। तो पाई तो एज इट इज रहेगा, कॉट इनवर्स √3 आपका π/6 होता है, तो यह आ जाएगा 5π/6, 5π/6। या इसको एज इट इज छोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई माइनस π/6, राइट। इसकी वैल्यू मैंने अलग ही इवेल्युएट करके यहाँ लिख दी, तो π/6 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 होता है। तो ठीक इजी क्वेश्चन है, हार्डली 2-3 मिनट्स लगने थे, आपने कर लिया होगा, मेरे को भरोसा, आप पर भरोसा है मेरे। यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे लेट रूट एक्स को टी लेना था, रूट एक्स को आपने टी लिया, आपको 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी मिलेगा। और ये भी कह सकते हैं कि 1/√x dx आपको 2 dt मिलेगा। अब ये इसलिए किया है कि हमें एक यूनिफॉर्मिटी बनानी थी, तो देखो ये dx और रूट एक्स क्या बनेगा, 2 dt बना देगा। तो इंटीग्रेशन हमें अब करना है cos t का विथ 2 dt, तो 2 बाहर ले लोगे, dt इधर ले लोगे। cos t का इंटीग्रेशन होता है बेटा sin t, पॉजिटिव साइन के साथ sin t, और 2 था नंबर एंड प्लस c, t क्या था, रूट एक्स था। आंसर इज 2 साइन रूट एक्स प्लस सी आंसर। सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्वेश्चन, दो दो नंबर के क्वेश्चन आसान आते ही आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो tan इनवर्स में क्वेश्चन है, सेकंड इनवर्स में क्वेश्चन है, इसको करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, सब कुछ tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रूफ, अच्छा हमें प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, देखते हैं। तो देखो बच्चों, एक फॉर्मूला होता है,
2 tan इनवर्स x का ये होता है आपका सिंगल tan इनवर्स 2x1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे सब वैल्यूज निकालनी है, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। सो इसके साथ भी ये करेंगे, तो अलग अलग निकाल के सिर्फ वैल्यू रखते हैं। तो 2 tan इनवर्स 1/5 अगर रखा है तो x की जगह 1/5 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/25। ठीक है, तो 24/25 यानी कि tan इनवर्स ऑफ 2/5 एंड ये 24/25, तो ये कट जाएगा 1 से 5 से, और ये 1/12 से, तो 5/12 आ जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 5/12 आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू। सो हमें ये मिल गया tan इनवर्स 5/12। ठीक, ओके, अब इस यही काम हम इसके साथ करेंगे, 2 tan इनवर्स 1/8 के साथ। जब 1/8 रखोगे तो आप खुद खुद पता है कि tan इनवर्स 2/8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 64 यानी 63/64 आएगा। करेक्ट, 1 माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू मिलेगी, तो ये 1/8 जाएगा यहाँ से सीधा सीधा, और ये 16/63 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये आपको देगा tan इनवर्स 16/63। इसको भी देख लो, क्योंकि सब कुछ tan में, तो tan में करना एक यूनिफॉर्मिटी रहती है, तो उसको tan में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो भाई इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक ट्राइंगल का बनाएंगे, क्योंकि ये सेक है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये 5√2 वैल्यू आपको दी गई है, ये 7 दी है, 5√2 मतलब 50, ये 1, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, 5√2 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 25 × 50 माइनस 49, ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमें अगर tan चाहिए इसमें भी, तो tan इनवर्स ऑफ 1/7 ये वैल्यू मिलेगी। तो इनको बस हमें सॉल्व करना है, तो 2 एट अ टाइम लेके करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का हमें कोई बस फॉर्मूला पता नहीं है, और अगर पता है तो मुझे याद नहीं है। tan इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा बेटा आपका 5/12 प्लस 16/63, और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 80/12 इंटू 63, 12 इंटू 63 प्लस tan इनवर्स 1/7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन के 4 नंबर दे रखे हैं आपको, 63 इंटू 5, तो ये तो 15 एंड 30 315 आ जाएगा। 16 इंटू 5 315 प्लस 16 इंटू 12, 16 10 से 160 होता है, एंड 32 192 मिलेगा डिवाइडेड बाय 12 इंटू 63। हमें उसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, हाँ यहाँ करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। तो देखो ऐसे करो, 63 इंटू 10 630 होगा, और 63 इंटू 2 126 होगा, इसमें ऐड कर दोगे 6 5 एंड 756 आ जाएगा। दैट इज 756 माइनस 80, इसमें से 80 में सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो ये तो 6 रहेगा, एंड 15 माइनस 8 इज 7 76 676 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 676 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 63। तो इसको काट दो, इसको काट दो, ये वैल्यू बचेगी आपके पास, और इसमें प्लस हो रहा है tan इनवर्स ऑफ 1/7 का, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 315, ये आया 7, 9 + 1 10, और 1 400 507 डिवाइडेड बाय 676। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7। अगेन सेम फॉर्मूला लगा के आपको बस सॉल्यूशन सॉल्व करना है, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। मेरे को भाई मतलब बताना था क्वेश्चन करने का, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, 5/4 आएगा सब कट पिट के, ये तो कंफर्म है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपने इस तरीके से किया है तो आपका नंबर सही आएगा। अब कैलकुलेशन करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, कर सकते हैं आप लोग, नॉट एन इशू। ठीक है, नॉट एन इशू, आप मजे से करो, मैं नहीं कर रहा। तो प्रूव कैसे करना था वो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे भी प्रूव करना है, लेकिन ये प्रूविंग थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूविंग देखो कैसे होगी इसकी। आपको दिया है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस का 3x। आपको dy बाई डी एक्स डी टू है, तो बेसिकली आपको जो वैल्यू निकालनी है इसमें रख देनी है, जीरो आ जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं dy बाई डी एक्स, तो ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा के करो, आपका आराम से आएगा। तो इसको रोकते हैं a प्लस बी एक्स को, और इसका डिफ्रेंसिएशन जब आप करोगे ये e की पावर -3x ही आता है, लेकिन साथ साथ -3 भी आएगा। ठीक है, प्लस e की पावर -3x को एज इट इज रखेंगे, और इसका डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस b आएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। हमने जब इसका डिफ्रेंसिएशन किया 0 प्लस b मिला। अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे रख सकते हो, बट अभी मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, आगे देखते हैं। d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं क्योंकि अच्छा रहेगा। दिस विल बी माइनस साइन के साथ, माइनस बाहर ले लो,
-3 एक्चुअली बाहर ले लो, तो a प्लस bx और कुछ इनमें कॉमन आएगा? चलो कॉमन कॉमन ले लेते हैं, वेट अ सेकंड, सो कॉमन ही ले लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे हम? कॉमन यहाँ पे ले सकते हैं e की पावर -3x को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे बस बचेगा माइनस का 3a माइनस का 3bx एंड प्लस का b, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है? तो अब इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या करोगे? इसको रोकते हैं भाई, -3a माइनस 3bx एंड b को रोका और इसको डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे हमें वापस से मिलेगा e की पावर -3x इंटू -3, बहुत बढ़िया मिल रहा है। और प्लस साइन लगा के e की पावर -3x को एज इट इज रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 आएगा, ये -x आएगा और ये भी 0 आएगा, तो ये वैल्यू हमें मिल रही है। अब सिर्फ उठा के यहाँ पे रख दोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये आ जाएगा 9a इंटू ई की पावर -3x में से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 9 टाइम्स ऑफ bx इंटू ई की पावर -3x -3b ई की पावर -3x और ये प्लस में, सॉरी माइनस में x की पावर e की पावर -3x, x इंटू ई की पावर -3x आ जाएगा। तो ये मैंने सिंप्लीफाई करके ओपन कर लिया और इसमें लिखना है +6 dy/dx, तो प्लस करना है और 6 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। जब 6 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18, राइट? -18 आ जाएगा। अभी सिंप्लीफाई और हो सकता है, कुछ मिस तो नहीं किया आपने? -3x 1b, दैट इज ओके, सही है। 9y, अच्छा ओके ओके है। तो यहाँ पे हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है dy/dx वाली वैल्यू को, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -18 टाइम्स ऑफ a इंटू ई की पावर -3x, ठीक है? मैंने 6 से इसको मल्टीप्लाई, 6 dy/dx रखना था, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ओके? एंड और क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -18 टाइम्स ऑफ bx ई की पावर -3x, यहाँ पे ना, हाँ ठीक है। एंड दिस वैल्यू प्लस 6b ऑफ ई की पावर -3x और एक वैल्यू इसमें और ऐड हो रही है y, 9y ऐड हो रहा है, मतलब इस ओरिजिनल वाले में मेरे को 9 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है एंड प्लस में 9 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 9 ऑफ a इंटू ई की पावर -3x प्लस 9 bx ई की पावर -3x, ये वैल्यू है। अब देखो कितना कट रहा है, देखो 9a 18, तो ये और ये कट गया। अब 9 + 9 18, 18bx, ये वाली भी वैल्यू कट गई, बहुत बढ़िया। अब -3bex और कुछ मिसिंग है क्या? अच्छा यहाँ पे सॉरी, देखो भाई -3, ये जो x लिखा है मैंने ये -3b होगा, माय बैड, दिस इज -3b नॉट दैट, तो -3b, तो ये 3b आ जाएगा, अब सही है। तो प्लस एंड दिस गेट्स कैंसिल, तो आंसर 0 आ रहा है, हेंस प्रूव। तो डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी गलती थी, आपको देख लेना, हेंस प्रूव। तो हमें प्रूविंग करनी थी, देखो भाई -3bx का डिफरेंशिएशन -3b तो आएगा ना, -3b आएगा नॉट x, माय बैड, वो गलती थी मेरी, ये सही हो गया। तो आंसर 0 आ रहा है सब कट पिट के, सिर्फ आपको ओपन करके रखना ही था। तो आई होप आपने कर लिया होगा। ओके, तो रिया है, रिया सेट्स एन अलार्म टू वेक अप एंड रीच द एग्जामिनेशन हॉल ऑन टाइम। द प्रोबेबिलिटी दैट द अलार्म विल रिंग, तो प्रोबेबिलिटी दैट द अलार्म विल रिंग, तो रिंग लिख लेते हैं, इज 0.9, ठीक है? एंड द प्रोबेबिलिटी probability of Ria reaching the examination hall if the alarm rings, अच्छा अलार्म रिंग हुआ है और रिया टाइम पे पहुंची है, तो probability of reaching on time when alarm has rung is 0.8, बहुत बढ़िया है। If the alarm does not ring, then the probability of Ria reaching the examination hall is 0.3. अब probability of Ria मानो ये नहीं रिंग हुआ, रिंग ही नहीं हुआ, तब भी 0.3 टाइम्स की probability है कि वो पहुंच जाएगी, बहुत बढ़िया है। Given that she reached the examination hall time, find the probability that the alarm rang. अब रिंग हुआ है, इसकी 0.9 है, नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है? रिंग नहीं होने का मतलब है 0.1, ठीक है? ये वैल्यू हमें पता है। हमें मालूम है कि रिया एग्जामिनेशन हॉल टाइम पे पहुंच गई है, अलार्म रंग हुआ है, इसकी बताना है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग व्हेन, मतलब टाइम पे पहुंचा है और अलार्म रंग हुआ है, ये हमें निकालना है। तो इट इज सिंपली, तो ये बेसिकली बेस थ्योरम का क्वेश्चन था, रिंग हुआ है नहीं हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा है फाइंड अलार्म रैंक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अलार्म रैंक एंड शी रीच्ड ऑन टाइम, तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना था, डिवाइडेड बाय द टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी रैंक हुआ है और वो टाइम पे पहुंची है,
प्लस रैंक नहीं हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंक नहीं होना, लेकिन स्टिल टाइम पे पहुंचना। तो टाइम पे पहुंचना व्हेन रैंक डजंट नॉट हैपन। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन था, आपको से वैल्यू रखनी थी। तो ये है 0.9 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 0.8 प्लस 0.1 इंटू 0.3। ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू कैंसिल आउट, सारे डेसिमल देखो हट जाएंगे, यू नीड टू जस्ट कैंसिल आउट द डेसिमल्स। इस तरीके से आप डेसिमल हटा सकते हो सारे के सारे। तो ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 72 प्लस 3। ठीक है, तो 72 बाय 75 इज द आंसर। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस आपको यहाँ पे मीनिंग समझनी थी दिया क्या हुआ है। सेकेंड पार्ट देखो इसका, साहिल and Rohit throw a die alternately and till one of them gets a 3 and wins the game। तो डाई को थ्रो कर रहे हैं, यानी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ साहिल है ना, मतलब विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज बेसिकली 1/6। 3 आएगा तभी वो जीतेगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज 5/6। ऐसे में समझो, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, साहिल थ्रोज द डाइस फर्स्ट। अब क्या चांस है साहिल के जीतने का, कि उसने डाई पहले, और साहिल क्या चांस है साहिल जीतेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है अगर साहिल ने फेंका, है ना, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज निकाली दोनों की, लेकिन साहिल डाइस पहले फेंकेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है कि भाई जो उसने फेंका वो पहले में जीत गया, साहिल इज वन, साहिल वन। हो सकता है साहिल ने फेंका नहीं जीता, रोहित ने फेंका नहीं जीता, फिर साहिल ने फेंका जीत गया। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ साहिल ने फेंका नहीं जीता, रोहित ने फेंका नहीं जीता, फिर साहिल ने फेंका नहीं जीता, रोहित ने फेंका नहीं जीता, और साहिल जीत गया। है ना, इस तरीके से निकलता जाएगा, तो इट्स वेरी सिंपल। अब देखो ये 1/6 होगा, प्लस ये आपका 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 होगा, प्लस ये आपके 5/6 होगा, 5/6 की पावर 4 होगा, इंटू 1/6 होगा। करेक्ट। तो अब देखो इन सब में जो है 1/6 एक ही बार आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लो। 1/6 वी कैन टेक कॉमन, और यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 5/6 का 4 प्लस 5/6 की पावर 6, है ना, इस तरीके से ये चलता जाएगा। सो ऑन सो फॉर, ये इनफिनाइट जीपी बनेगी। बाहर 1/6 था, दैट इज फाइन, बाहर 1/6 था, अभी उसके बाद सोचो ही मत। लेकिन यहाँ पे एक इनफिनाइट जीपी बन रही है विथ द कॉमन रेशियो, विद द कॉमन रेशियो 5/6 का स्क्वायर, है ना, ये आपका कॉमन रेशियो इसका स्क्वायर, नहीं 25/36 आएगा। 25/36। तो इनफिनाइट जीपी का जो सम होता है, सम और इनफिनाइट जीपी, ये होता है ए अपॉन 1 - आर, ए अपॉन 1 - आर। तो यहाँ पे हमें बस वही रखना है, ए आपका है 1, तो 1/1 - आर, आर है यहाँ पे 25/36। ओके, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे, ये हम किसका निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ साहिल विनिंग। साहिल जीत रहा है, ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाल लें, आ रहा है ना भाई स्क्रीन पे, साहिल जीत रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो इट इज सिंपली 1/6 इंटू ये 36 आएगा, और 36 में 11 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6/11। तो आंसर क्या आएगा, 6/11। ये साहिल जीतेगा, और रोहित जो है वो जीतेगा 1 - 6/11, मतलब साहिल नहीं जीता नहीं, रोहित जीता, तो 5/11। तो ये आ जाएगा साहिल का, ये आ जाएगा रोहित का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। दोनों आंसर देख लो, आसान था। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये उसका आता है होमोजेनस वाला, सॉरी नीचे वाला होमोजेनस वाला है, ऊपर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो फॉर्म होना चाहिए, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, सॉल्व करने के लिए यू हैव टू मेक इन टू फॉर्म्स, dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस, कि भाई dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में। ठीक है, जब इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। लेकिन इसको बनाने के लिए, अभी प्रॉपर बनाने के लिए हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को 1 - x² से। तो दिस इक्वेशन विल फॉर्म इन द वे कि dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 - x² and you can say into y equals to x² upon 1 - x²। अब यहाँ आप चाहो माइनस साइन कॉमन लेके ये x² -1 भी बना सकते हो, भाई तुम्हारा मन जो करना चाहो करो। मैं तो वही करूंगा कि यहाँ पे मैं माइनस साइन कॉमन लूँ, एंड आई कैन मेक दिस इक्वेशन लाइक दिस, dy बाई डी एक्स एंड प्लस में x अपॉन x² -1 इंटू वाई इक्वल्स टू x² 1 - x²। अभी क्यों कर रहे हैं देखो। ओके, सो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए देखो, p की वैल्यू आपको पता चल रही है, p है x अपॉन x² -1। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज बेसिकली e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p टाइम्स dx।
तो ये आ रहा है इन ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो ये बेसिकली लॉग के फॉर्म में आएगा। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पूरा लॉग बन गया, राइट, लॉग का फॉर्म बन गया। तो ये आ जाएगा ई की पावर 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये इसका इंटीग्रेशन होता है। लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, हमें चाहिए ई की पावर लॉग, ताकि ई और लॉग कट जाए। दिस एक्स स्क्वायर माइनस वन और इसकी पावर 1/2। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट रहे। ठीक है, आई होप यू गेटिंग दिस। आसान है, बस ये समझना थोड़ा सा अलग था कि हाँ ये हो सकता है आंसर। ठीक है, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू dx, ये आपका आंसर होगा। अब y क्या था, अब y एज इट इज लिखोगे और लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यही आया है, और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और रूट के अंदर इनटू, मैं इसको भी एक्स स्क्वायर माइनस वन बना लेता हूँ तो उससे फायदा ये होगा। और इधर लिखता हूँ माइनस का एक्स स्क्वायर और इधर लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, dx। अब मुझे इसको बेसिकली इंटीग्रेट करना है, आई नीड टू इंटीग्रेट दिस। सो देखो यहाँ पे वी कैन कैंसिल आउट दिस, एक पावर कट जाएगी एंड एक पावर कटेगी, तो एक पावर, ये पावर वन थी, कट के 1/2 हो जाएगी। ठीक है, हाफ पावर कट गई, ये वैल्यू आ गई। तो अब इंटीग्रेशन करना है, वन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू, माइनस साइन इधर भेज देते हैं, थोड़ा आसान रहता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इसकी पावर हाफ का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पे, जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है उसको टी ले लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी ले लोगे, तो यहाँ पे 2x dx आपका dt आ जाएगा। ठीक, वैसे लेंदी हो रहा है, थोड़ा छोटा करते, काफी लेंदी हो गया, वेट से लेंदी नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते भाई। देखो इसको और कैसे कर, और कोई और तरीका इसका है, एक तरीका है उससे कर सकते हैं, बट ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है ना, ये प्रॉब्लमैटिक थोड़ा सा हो रहा है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म ना होता तो वुड हैव बीन इजियर टू डू। चलो भाई देखते हैं क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा 2x dx आपका यहाँ से dt आ जाएगा। लेकिन अभी भी इसके अलावा भी मेरे पास एक x बचेगा, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन मैंने t लिया था, तो एक्स स्क्वायर को मैं t प्लस वन लूंगा, तो x को मैं रूट में t प्लस वन ले सकता हूँ, अगर ये सही जा रहा है, मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही निकाला है तो। x अपॉन या गलत 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 गलत, नहीं सही सही है, x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी सही है, ये भी सही है, एवरीथिंग फाइन, या एक्स स्क्वायर माइनस वन ही होगा। गुड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, हाफ बाहर आएगा तभी तो ये बनेगा। ओके, दैट्स ऑल गुड, ये भी सही है, ये भी सही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एकदम सही आया है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके ओके ओके, ठीक है, ऑल गुड। सो अब देखो ये बन गया माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे एक एक्स जो होगा वो इसको कंट्रीब्यूट करेगा, dt/2 कर दो, यहाँ से 2 हटा के इधर ले जाओ, एक्स डी एक्स dt/2 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ भाई 1/2, एक तो dt हो जाएगा कुछ अगर रूट टी, तो रूट टी प्लस वन डिवाइडेड बाय, नीचे टी लिया था वो भी रूट में है, वो भी रूट टी हो जाएगा। अरे वाह, हो गया सॉल्व, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आपका dt आ जाएगा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और प्लस सी इंटीग्रेशन के बाद तो इट विल बी माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब अगर आप रूट टी को सॉल्व करोगे तो दिस विल बी रूट टी प्लस वन ना, अलग अलग कर नहीं सकते कि रूट में है वो, तो आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वन अपॉन टी का रूट, ये आ रहा है डी टी। स्टिल नॉट सॉल्वेबल, कुछ मैंने गलती करी होगी, आई सी टू इट, देखता हूँ, आई डोंट नो क्या करा है, बट किया है। कुछ तो गलती की है, ऑब्वियसली गलती हो सकती है, जल्दबाजी में छोड़ दो, चलो उसको बाद में करते हैं, नो इश्यूज। आई मेड सम मिस्टेक, आई डोंट नो कहाँ पे, आई नीड टू सी इट, देखते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इसका तक। Solve the differential equation x dy by dx equals to y minus x tan y by x। तो यहाँ पे आपको बस y by x को v लेना है, ठीक है, y by x को v लोगे तो y is equals to x टाइम्स ऑफ v आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, इसमें रख देना। तो जहां जहां आपको दिया है तो दिस इक्वेशन बिकम, समझो आपको इक्वेशन दी है x ऑफ dy by dx इज इक्वल्स टू y माइनस
इज इक्वल्स टू y माइनस tan ऑफ x अपॉन y अपॉन x है, y अपॉन x। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए पुट y अपॉन x इक्वल टू v। तो y की वैल्यू आ जाएगी vx, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी v इंटू वन प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, या dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बस इस इक्वेशन को आपको बस रिप्लेस करना है इससे। तो x ऑफ dy बाई डी एक्स वैल्यू आपकी मिलेगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा इक्वल्स टू वी एक्स माइनस टैन वी, माइनस टैन वी। ठीक है, नाउ यू जस्ट नीड टू डू द वेरिएबल सेपरेबल पार्ट वाला। ये आ जाएगा वी एक्स यानी एक्स वी प्लस एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी एक्स माइनस टैन। ठीक, ये आ रहा है। तो वी एक्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, एंड इधर लाएंगे टैन को, उधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर को, तो क्या बचेगा भाई, इधर आ जाएगा आपका डी वी अपॉन टैन वी इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट कर दोगे, टैन मतलब कॉट वी का इंटीग्रेशन, कॉट वी का आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी वी। ये आ रहा है इक्वल्स टू माइनस साइन के साथ एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू सही है, बढ़िया है। कॉट का इंटीग्रेशन देखो कॉस अपॉन साइन होता है, सॉरी दिस इज कॉस अपॉन साइन, और साइन का डेरिवेटिव वहां पे मौजूद है। तो ये आपका आ जाएगा लॉग ऑफ, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो डायरेक्टली लॉग ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, यानी साइन वी आ जाएगा ऑब्वियसली, लॉग ऑफ साइन वी। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये आ जाएगा माइनस माइनस एक्स की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, और यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सो v की वैल्यू बस हमें रखनी है, v कितना था भाई, v था y अपॉन एक्स। तो आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स प्लस सी। ये आंसर, तो नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड सॉल्वेबल। दूसरा वाला सॉल्वेबल था आसान से, ये लेंदी था। अब लेंदी नहीं था बट मैंने कुछ यहाँ पे गड़बड़ जरूर करी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये सब तो सही निकाला। इट्स एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई डोंट नो कैलकुलेशन को एरर हो सकता है, नॉट गोइंग टू चेक इट, अभी आप समझ गए होगे, दूसरा पार्ट तो कर ही लिया। यहाँ पे इसको हम रीराइट कर सकते हैं एज टू ए माइनस थ्री बी प्लस थ्री सी इक्वल्स टू टेन। ठीक है, ऐसे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टेन, एंड थ्री ए माइनस बी प्लस टू सी इज इक्वल टू 13। यू गॉट द पॉइंट कि भाई मैंने वन अपॉन एक्स को ए लिया है, वन अपॉन वाई को मैंने बी लिया है, एंड वन अपॉन जेड को मैंने सी लिया है। ये तीन वैल्यूज मैंने ली हैं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में बनाऊं तो मैट्रिक्स फॉर्म में आई कैन राइट एज टू माइनस थ्री एंड थ्री, वन वन एंड वन, थ्री माइनस वन एंड टू। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका ए बी सी, इधर आ जाएगा टेन 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 थर्टीन, टेन टेन थर्टीन। तो आपकी जो ये मैट्रिक्स है ये क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी है। मुझे x निकालना है, आई हैव टू फाइंड a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स का मतलब होता है कि वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये कैलकुलेशन करना है। पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं कोने में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आएगा, एकदम सही निकालना क्योंकि इसकी वजह से नंबर बहुत कटते हैं। टू इंटू, देखो वन इंटू टू इज टू, माइनस लिखा है प्लस हो जाएगा वन, माइनस माइनस थ्री प्लस में आ जाएगा, अगेन टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री आ जाएगा, प्लस थ्री आएगा, अगेन दिस विल बी माइनस वन माइनस थ्री। तो टू प्लस वन इज थ्री, टू इज सिक्स, टू माइनस वन इज माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस फोर एंड प्लस थ्री माइनस ट्वेल्व आ जाएगा। तो यहाँ माइनस फिफ्टीन है, एंड प्लस में सिक्स है, तो माइनस में नाइन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अब एडजॉइंट निकालना, मेन हमारा जो मकसद है वो एडजॉइंट निकालना है। क्या एडजॉइंट है, देखो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको को फैक्टर निकालने, को फैक्टर्स ऑफ ए पहले लिख लेते हैं, को फैक्टर्स ऑफ ए। इसको बनाने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ प्लस माइनस एंड प्लस। पहले मैं बड़े सी मैट्रिक्स बना देता हूँ, माइनस प्लस माइनस एंड अगेन प्लस माइनस एंड, ये मैंने मैट्रिक्स बना दी बड़ी सी। फिर इसका ट्रांसपोज करना होता है। तो देखो यहाँ पे नंबर क्या आएगा, वन इंटू टू प्लस वन थ्री। तो ये जो नंबर होते हैं आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, थ्री आ गया, इसको छोड़ो, टू माइनस थ्री माइनस वन आएगा, लेकिन वो ऑलरेडी प्लस वन बना देगा। थ्री है, दिस इज माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर बनाएगा, तो आई विल गेट माइनस फोर यहाँ।
देखो एग्जैक्टली वही वैल्यूज आती हैं जो इन ब्रैकेट्स के अंदर आएंगी, ठीक है, बस साइन का ध्यान रखना। ये आपका आएगा -6, दिस -3 -6 एंड +3, -3 आएगा, ऑलरेडी माइनस साइन था तो +3 हो जाएगा। एंड और क्या बचा यहाँ पे, हमें सेकंड एलिमेंट लेना है, तो दिस इंटू दिस 4 -9 -5 आएगा, तो पुट इट एज -5। यहाँ पे आएगा आपका -2 एंड +9, -2 +9 इज 7 प्लस में, तो 7 एज इट इज लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आपका -3 एंड -3 -6 है ना, -6 है ना, -3 -3 -6, दिस एलिमेंट विल बी 2 -3 -1 ऑलरेडी रन था तो +1 हो जाएगा, एंड 2 +3 5, तो ये आपका आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बड़ा आसान सा है क्योंकि इसकी इसी का ट्रांसपोज होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली इसी का ट्रांसपोज होता है, तो 3 1 एंड -4, 3 -5 एंड -7, -6 1 एंड 5, ठीक है, ये आपका एडजॉइंट है आ गया। तो हमें निकालना क्या था, हमें मैट्रिक्स एक्स निकालनी है, यानी द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। हमें मल्टीप्लाई करना है 3 3 -6 1 -5 एंड 1, -4 -7 एंड 5, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इन नंबर से 10 10 13 से, 10 10 एंड 13, और ऑल्सो डोंट फॉरगेट द डिटर्मिनेंट 1/-9, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/-9, इसको तो बाद में डील करेंगे, अभी देखो 3 इंटू 10 30 +30 -78, 10 -50 +13 -40 -70 एंड +65, ओके। तो ये आ गया -1/9, और ब्रैकेट में -18 आएगा, 10 -50 -40 एंड 27, माइनस का 27 आ जाएगा, ठीक है, 23 27, ठीक है। -70 +65 -5 एंड -45, बहुत बढ़िया। अब देखो ये देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। तो ये x था बेसिकली आपका ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी सी था, एंड ये वैल्यू आपको मिल रही है 2 3 एंड 5, तो ए बी सी की वैल्यू 2 3 5 आ गई, यानी x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3 एंड c की वैल्यू 1/5, एंड दैट इज योर आंसर। तो 1/2 1/3 1/5 इज योर करेक्ट आंसर। इसको एक बार क्रॉस चेक आप लोग भी कर लो, बट सही है, होप ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोला राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम है सिलेंडर है, तो सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं भाई यहाँ पे। दिस इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, तो स्फीयर के अंदर ये इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, मैं एक रफ फिगर बना लेता हूँ, ऑफ रेडियस। अब रेडियस स्फीयर का जो रेडियस स्फीयर का होगा वही इसका होगा, थोड़ा सा अच्छा मेरे को फिगर बनाना चाहिए था, बट ठीक है। फाइंड द एल्टीट्यूड एंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो मेरे को बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी है, और इसका जो रेडियस है वो बताए बताए, तो रेडियस इसका और इसका डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। फाइंड द एल्टीट्यूड एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सो दिस वाज डूएबल क्वेश्चन, इवन मैं अगर होता तो मैं इसका सेकंड पार्ट करता, क्योंकि सेकंड पार्ट इज ज्यादा इजी देन द फर्स्ट वन। अब फिगर्स इसे बना लेते हैं, मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहला वाला करो, ज्यादा बेटर है करना, ठीक है। लेट्स मेक अ स्फीयर एंड लेट्स पुट अ सिलेंडर इनसाइड इट, लेट्स पुट अ सिलेंडर समथिंग लाइक दिस, ओके। ये आपका सिलेंडर, क्योंकि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इनका जो सेंटर होगा वो एकदम सेम होगा, तो लेट्स पुट द सेंटर राइट हियर, ओके। तो अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन करता हूँ, तो ये रेडियस ऑफ द स्फीयर आ जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में 2√3 यूनिट्स दिए रखा है, ठीक है। जो हाइट ऑफ द सिलेंडर होगा वो आपका ये टोटल है हाइट h, ठीक है। सो लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h, तो ये आपका h/2 सेंटर तक, और नीचे भी h/2 होगा, और जो रेडियस है इस सिलेंडर का, जो रेडियस होगा, लेट्स टेक इट टू बी, ये जो रेडियस है इसको स्मॉल r ले लो। तो अगर इस ट्राइंगल की देखो हम बात करें, क्योंकि हमें रेडियस और उसमें एक रिलेशन चाहिए था, सो इफ आई पुट अ रिलेशन बिटवीन दिस, तो r² प्लस h/2 का होल स्क्वायर इज बेसिकली 2√3 का स्क्वायर, करेक्ट, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे h में एक वैल्यू मिल जाएगी, जैसे h²/4 इज इक्वल्स टू 2√3, यानी 4 इंटू 3 12 माइनस r² ये मिलेगा। तो h² की मेरे को डायरेक्टली वैल्यू मिल रही है 4 इंटू 12 माइनस r², ठीक है, 12 4 इंटू 12 माइनस r² आ जाएगा।
क्लियर। ना वो जो वॉल्यूम होता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। हमें सिर्फ वॉल्यूम से मतलब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना वो है। तो पाई और आर स्क्वायर तो एज इट इज हम चेंज कर सकते हैं। आर स्क्वायर को एज इट इज रखो, रेडियस में टर्म्स में रखते हैं। ओके, ठीक है। तो आर स्क्वायर को वी कैन चेंज, इसको इधर ही रख देते हैं यार, ऐसे ही आ जाता, फालतू हम लोगों ने देखो। हाइट हमने इसलिए निकाली है बिकॉज हमें हाइट कैलकुलेट करना है। अब मुझे पूरे देखो रेडियस की कोई जरूरत है नहीं, इस पूरे में रेडियस की कोई जरूरत है नहीं। तो पाई आर स्क्वायर एच में मेरे को अगर आर स्क्वायर यहाँ से देखो निकालना होगा, तो ये एच स्क्वायर बाय फोर, सॉरी 12 माइनस एच स्क्वायर बाय फोर आ जाएगा। तो 12 माइनस एच स्क्वायर बाय फोर आ जाएगा, इंटू एच आ जाएगा, आर स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिलेगा देखो 12 पाई एच माइनस पाई एच क्यूब बाय फोर, पाई एच क्यूब बाय फोर। ओके, ये आपका वॉल्यूम आ रहा है। तो वॉल्यूम को हमें क्या करना है, मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है इसका। तो डी वी बाय डी एच, अगर मुझे डी वी बाई डी एच निकालना है, पाई मैं कॉमन भी रखता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाई मैंने कॉमन ले लिया। 12 एच का डिफ्रेंसिएशन 12 आता है, और एच क्यूब बाय थ्री का डिफ्रेंसिएशन माइनस थ्री एच बाय थ्री एच स्क्वायर बाय फोर आता है। ठीक है, एच क्यूब का डिफ्रेंसिएशन थ्री एच स्क्वायर बाय फोर आ जाएगा। अब यहां से मैक्सिमम वॉल्यूम या उसके लिए, फॉर मैक्सिमम, क्योंकि मुझे मालूम है मैक्सिमम वॉल्यूम आएगी, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम जो आपका dv बाई डी एच होगा, जो आपका dv बाई डी एच होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसको आप जीरो के बराबर रखोगे तो 12 माइनस थ्री एच स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू जीरो, और थ्री एच स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल्स टू 12। ये कैंसिल हो गया फोर, और h की वैल्यू भी आ गई फोर। सो हाइट जो आपकी देखो आएगी वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, हाइट आपकी जो वैल्यू आएगी वो 4 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। आपको चेक करना है तो आप डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर डी एच स्क्वायर निकालोगे, तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यानी आपको मैक्स इस पे एच इक्वल्स टू फोर पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो आप ये कह सकते हो वी मैक्सिमम है एच इक्वल टू फोर। और वी मैक्स निकालने के लिए आपको एच को फोर रखना है, यानी कि हम यहाँ पे एच को फोर रख सकते हैं, है ना। कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे रख सकते हैं। तो पाई इंटू 12 माइनस 16 बाय 4 इंटू फोर, ये वैल्यू आ रही है। तो यहाँ भी फोर आ गया, 12 माइनस 4 इज एट, एट फोर 32, 32 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम आ गई एंड मैक्सिमम वो आ गया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बचे हैं बस 13 एंड 14। चलो कर लेते हैं इसको भी। डिफेक्टिव स्क्रूज आर मिक्स्ड विद 20 गुड पीसेस, मतलब डिफेक्टिव पांच हैं और 20 गुड पीसेस हैं। ओके, फोर स्क्रूज पीसेस आर देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। चार स्क्रूज निकल रहे हैं, मतलब टोटल तो आपके पास जो स्क्रूज हैं वो तो बेटा 25 है ना। टोटल है वो 25 है, लेकिन इसमें हमें निकालने कितने, हमें चार निकालने। तो मेरा एन जो होगा वो फोर होगा। इफ एक्स denotes द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस देन फाइंड द relative distribution ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रू पीसेस। तो आपने चार पीसेस निकाले हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव पीस, राइट। यानी हमें डिफेक्टिव निकालने, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव पीस यानी पी की जो वैल्यू निकाल लें, पांच डिफेक्टिव है आउट ऑफ द टोटल 25, तो 1/5 इज द सक्सेस जो हमें निकालना था। फेलियर स्क्यू वो हो जाएगा आपका 4/5। जो सही स्क्रूज हैं उसको हम फेलियर बोल रहे हैं यहाँ पे। हमें निकालने चार है, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई ना। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रू पीसेस। ओके, तो देखो एक्स और पी एक्स हमें यही निकालना है। इसकी एक टेबल बनेगी। एक सेकेंड, अंडू, लेट्स मेक अ टेबल फॉर दिस। इसकी एक मैं प्रॉपर टेबल बनाता हूँ, और जो टेबल बनेगी कुछ इस तरीके से दिखेगी। आपने चार पीसेस निकालो, हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो सकता है एक डिफेक्टिव हो सकता है दो डिफेक्टिव हो सकता है तीन डिफेक्टिव हो सकता है चारों डिफेक्टिव हो। लेकिन इसके अलावा आप नहीं निकाल सकते। आप कहोगे पांच डिफेक्टिव थे, पांच क्यों नहीं किया, क्योंकि आप निकाल सिर्फ चार पीस रहे हो, इसलिए चारों नहीं हो सकते। अब जीरो डिफेक्टिव मतलब ये हमारे जो नंबर ऑफ स्क्रूज हैं वो डिफेक्टिव स्क्रूज हैं। तो आपको ऐसे लिखना है, आपने चार निकाले, उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं है, यानी पी की पावर जीरो रहेगी और क्यू की पावर फोर रहेगी। ये होता है वन, ये आपका 1/5 आ जाएगा, और ये 4/5 की पावर फोर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 4c1, पी की पावर वन, क्यू का पावर थ्री होगा। तो 1 इंटू 1/5, इसकी पावर जीरो थी बाय द वे, इसकी पावर वन हो गई, और 4/5 की जो पावर है वो थ्री हो गई। इसी तरीके से आप बाकी को भी लिख लोगे, लास्ट वन बीइंग 4c4,
ये 4 है, 4c1 4 होता है, 4c4 p की पावर 4 और q की पावर 0, यानी ये 1 इंटू 1/5 की पावर 4। ठीक है, ये है। तो हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना था, तो ये डिस्ट्रीब्यूट आप कर लोगे एंड फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। तो देखो, मीन निकालने का जो तरीका है मैं उसको आपको रिकमेंड नहीं करता। मीन का जो डायरेक्टली फॉर्मूला है वो क्या है, वो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है स्क्रूज होने का। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो एन इंटू पी होता है, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो एन पी क्यू होता है। बस यहीं पे क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। आपने 4 स्क्रूज निकाले हैं और प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की 5 है, तो आंसर 4/5 आएगा। डायरेक्ट फॉरवर्ड, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। ये आपका 4 है, इंटू 1/5 है, इंटू 4/5 है। ठीक है, सारी वैल्यूज रखी है एन पी क्यू की, 16/25 ये आपका वेरिएंस आ जाएगा। बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते थे। एन पी क्यू क्या होता है, मीन वेरिएंस, आराम से खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 13 वाज इजी, ये आपका आंसर आप चेक कर सकते हो। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, 6 नंबर का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। तो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, जैसे आपको इसको करना था, तो लेट्स सी कैसे करोगे। तो क्वेश्चन जितने डिफिकल्ट दिखते हैं ना, उतने कभी होते नहीं है। 6 नंबर में क्वेश्चन दिया जरूर है, क्योंकि बाय पार्ट्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कुछ ना कुछ तो करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने का जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि इसको सेपरेट करो। सेपरेट करने का मतलब कि आपको लेना है एक्स अपॉन 1 + cos x ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 + cos x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंस हमें ये इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखो, हमें ना प्लस प्लस को हटाना होता है, तो एक्स अपॉन, आई कैन राइट इट एज 2 cos² x/2 dx, प्लस ये मैं लिख सकता हूं 2 sin x/2 cos x/2। बहुत हमने ये डिफरेंशिएशन में सीखा था, डिवाइडेड बाय cos² x/2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको sin tan x/2। तो यहां से मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x² हाफ बाहर है, हाफ बाहर ले लो, x² x/2 dx एंड प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा, अब इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। अभी आगे देखो क्या करना है। इसको बाय पार्ट से करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। जब आपको इसको इंटीग्रेट करना है 1/2, बाय पार्ट से हम इंटीग्रेट करते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। देखो, पहला जो फर्स्ट फंक्शन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का जब करते हो, तो sec² x/2 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x/2, है ना। sec² x का tan x होता है। अब ये tan x/2 डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव 1/2, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन लगाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन 1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन दैट इज tan x/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और इस पूरे का मुझे वापस से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, ये इसके साथ है, ये हाफ के साथ है, अभी याद रखना। और प्लस में इट इज सिंपली tan ऑफ x/2 dx। इसका भी इंटीग्रेशन अभी मैंने किया नहीं है, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ। अब आगे देखो, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई अगर करता हूं, तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये मिल जाएगा मुझको x tan x/2। मैं से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/2 के अंदर, अभी 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, माइनस 1/2 से 1/2 कैंसिल, कैंसिल, ये आ जाएगा आपका tan ऑफ x/2 dx। ये आ जाएगा प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx। तो देखो, आपका ये जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा फाइनली वो आएगा x ऑफ tan x/2 प्लस सी। दैट इज द आंसर। देखो कितना इजी इंटीग्रेशन था, कुछ स्टेप्स का आंसर आराम से आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी किस तरीके से करना था। 6 नंबर का क्वेश्चन, डन विद इन मिनट्स। तो इंटीग्रेशन इज एन इजी टॉपिक, करते रहो, मजा आती है। सेकंड पार्ट देख लो इसका। सेकंड पार्ट लिखा x² + 2x - 1, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2x - 1 डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस x² एंड +1 dx, +1 ऑफ x। ये आपको वैल्यू दी है, ठीक है। अब इसको आपको इंटीग्रेट ही करना है, कुछ वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लेट्स सी, थोड़ा सा नीचे कर ले पेज को, ओके।